न्यूज पर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर और आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरें तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। पहली खबर सीएम विष्णुदेव साय के विदेश दौरे को लेकर है। सीएम आज 5वें दिन भी जापान में रहने वाले हैं, जहां वे कई उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। तो वहीं दूसरी खबर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे क्लेश को लेकर है। वरिष्ठ नेता रविंद्र चौबे की मांग के बाद अब उनके खिलाफ शिकायत सचिन पायलट तक पहुंच चुकी है। तो वहीं तीसरी खबर सट्टेबाजी पर छिड़े सियासी संग्राम को लेकर है। बीजेपी प्रदेश में कांग्रेस राज में सट्टा जाल फैलाने के आरोप लगा रही है। तो वहीं चौथी और आखिरी खबर रायगढ़ से है, जहां गैस सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान ब्लास्ट हुआ और हादसे में 7 मजदूर झुलस गए हैं। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं। आगे सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बात होगी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात सीएम विष्णुदेव साय के विदेश दौरे की। आज सीएम साय के विदेश दौरे का 5वां दिन है और जापान में आज भी कई उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे सीएम। कल सीएम ने मोराबू हानशिन के डायरेक्टर से मुलाकात की। नाओयुकी शिमादा से कार्यबल सहयोग पर चर्चा हुई और इंजीनियरिंग और सिस्टम विकास पर भी बातचीत हुई। तो वहीं छत्तीसगढ़ और जापान में वर्कफोर्स एक्सचेंज पर भी पूरा फोकस है। 100 करोड़ की फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। रोजगार और किसानों को नए अवसर इससे मिलने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में अब निवेश की बरसात होने वाली है, क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय जापान के दौरे पर है और वहां निवेशकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बड़े बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों से उनकी चर्चा हो रही है और आज 5वां दिन है। लेकिन इससे पहले 4 दिन बिता चुके हैं जापान में सीएम विष्णुदेव साय और पहला दिन उनका बेहद खास रहा था। एनटीटी के सीईओ कायो इत्तो से उन्होंने मुलाकात की थी और दूसरे दिन उन्होंने भारतीय राजदूत शिबी जॉर्ज से मुलाकात की थी। तीसरे दिन बुलेट ट्रेन में सफर करते नजर आए थे सीएम। तो चौथा दिन भी उनका बेहद खास रहा। छत्तीसगढ़ पेविलियन का उन्होंने अवलोकन किया है और अब छत्तीसगढ़ का डंका विदेश में भी बजने लगा है। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय 4 दिन जापान में रहे, उन्होंने कौन कौन सी बड़ी गतिविधियां की हैं और अब आज 5वां दिन है। आज भी कई बड़े उद्योगपतियों से सीएम मिलने वाले हैं। तो वहीं इधर छत्तीसगढ़ में रविंद्र चौबे के बयान की सचिन पायलट से शिकायत हो चुकी है। पार्टी के नेताओं ने ही शिकायत की है। अनुशासन समिति में बात रखी गई है। दीपक बैग ने रविंद्र चौबे को महाज्ञानी बताया था और रविंद्र चौबे ने भूपेश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी। वरिष्ठ नेता कांग्रेस के रविंद्र चौबे उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी छत्तीसगढ़ में और उनके हाथ में अगर कांग्रेस की कमान छत्तीसगढ़ की रहे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर विष्णुदेव साय के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कोई खड़ा हो सकता है तो वो भूपेश बघेल हैं। और इसी बयान के बाद अब उनके खिलाफ सचिन पायलट से शिकायत कर दी गई है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के सचिन पायलट। तो अब पार्टी के जो नाराज नेता हैं वो सचिन पायलट तक पहुंचे और उन्होंने सचिन पायलट से रविंद्र चौबे की शिकायत की है। अनुशासन समिति के सामने ये बात रखी गई है। तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने रविंद्र चौबे को महाज्ञानी बता दिया है। रविंद्र चौबे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और महाज्ञानी नेता। अगर उनका बयान है तो उनका निजी बयान है। मैंने कहा रविंद्र चौबे जी महाज्ञानी नेता है, अगर उनका विचार है तो उनका व्यक्तिगत विचार है। दिल्ली नेतृत्व ने कहा है कलेक्टिव लीडरशिप से ही कांग्रेस मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ मुद्दों की जनहित के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ेगी। जनता की इच्छा है आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के, आने वाला समय में भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के। अगला लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, ये सरकार से, विष्णुदेव के कुशासन से, मोदी के गारंटी से अगर लड़ना है तो समझ लेना पहला ताकत और हिम्मत कामा है केवल और केवल तो साथी हो हम सब लोग भूपेश जी के हाथ मजबूत करना है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ सौरभ तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सौरभ, जिस तरह से रविंद्र चौबे ने बयान दिया, हर कोई ऐसे ही बयान दे रहा है कांग्रेस में। हमने सुना कि किस तरह से जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो अलग अलग नेतृत्व की बात कर रहे हैं। तो इससे सीधे तौर पर यह समझा जाए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब गुटों में बंट चुकी है।
बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए बार बार कांग्रेस की अंतर्कलह सामने देखने को मिलती है और इस बार भी ऐसा ही मौका हुआ जब भूपेश बघेल के जन्मदिन में रविंद्र चौबे ने सभी के सामने फिर से एक बार खुल के कह दिया कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही कांग्रेस को लड़ना चाहिए और भूपेश बघेल को बार बार परेशान किया जा रहा है और भूपेश बघेल ही है जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मिलकर लगातार लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे में फिर से आप देखने को मिल रही है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है उससे उसके खुद के नेता ही है जो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसे देखने के बाद जब दीपक बैज से पूछा गया तो उन्होंने भी तंज के रूप में कहा कि रविंद्र चौबे वरिष्ठ नेता हैं, महाज्ञानी नेता हैं और अब ये भी देखने को मिल रहा है कि रविंद्र चौबे की शिकायत की जा रही है। तो इससे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस में जो शीर्ष नेतृत्व है उसे लेकर लोगों में एक मत नहीं और फिर से अंतर्कलह देखने को मिल रही है। सौरभ, ये भी समझाइएगा कि सचिन पायलट से अगर शिकायत कर दी गई है तो उसके क्या मायने हैं, क्या कार्रवाई कुछ होगी और सचिन पायलट कैसे इस मामले को संभालेंगे? देखिए प्रतिज्ञा, दीपक बैज जो है पीसीसी चीफ है और ऐसे में अगर फिर से ये कहा जाए कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व पे सवाल उठता है, ऐसे में कांग्रेस पर सवाल उठता है। इसलिए जो दीपक बैज के खेमे के जो समर्थक हैं वो फिर से सचिन पायलट को शिकायत किए हैं कि ऐसे अंतर्कलह नहीं आना चाहिए सामने में और इसको लेकर अब सचिन पायलट देखेंगे और अपने आपसी बातचीत करेंगे, अपने आपसी स्तर पर ही निपटाने की कोशिश बनाने के लिए भी बार बार छत्तीसगढ़ का दौरा करते रहे सचिन पायलट। अब देखना है कि जब शिकायत की गई है तो आगे किस तरह के कदम उनकी तरफ से उठाए जाते हैं। सौरभ, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि और भी कई खबरें हैं और देखिए पहले आपको हम बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अभी जो जानकारी आपको दे रहे थे इसी से जुड़ी जानकारी ये भी है कि एक बार फिर शीर्ष नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं और पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के ताजा बयान ने कांग्रेस की अंदरूनी कला अंतरकला को खुलकर सामने ला दिया है। बैज बनाम बघेल की जंग फिर से तेज हो गई है और आखिर पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के बयानों से विवाद क्यों उपज रहा है छत्तीसगढ़ में, आप इस रिपोर्ट में देखिए। जनता की इच्छा है, आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के, आने वाला समय में भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के। ये है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे जो पार्टी लीडरशिप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दीपक बैज के मुकाबले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उम्दा कप्तान बता रहे हैं। अगला लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, ये सरकार से, विष्णुदेव के कुशासन से, मोदी के गारंटी से अगर लड़ना है तो समझ लेना पहला ताकत और हिम्मत कामा है, केवल और केवल तो साथी हो हम सब लोग भूपेश जी के हाथ मजबूत करना है। रविंद्र चौबे के इस बयान ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस की गुटबाजी को फिर से उजागर कर दिया। हालांकि इससे पहले भी कई कांग्रेसी अपने गुट से पीसीसी चीफ बनाने की मांग कर चुके हैं। ऐसी वर्ग के नेताओं ने गुरु रुद्र कुमार को प्रदेशाध्यक्ष बनाने की मांग की तो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने एसटी वर्ग से पीसीसी चीफ बनाने की इच्छा जताई। वहीं ओबीसी वर्ग से आने वाले भूपेश बघेल को फिर से पीसीसी की कमान देने की मांग लगातार उठ रही है। इधर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं। अब रविंद्र चौबे के बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है जिसके कई मायने भी निकाले जाने लगे हैं। मौजूदा नेतृत्व से पार्टी के नेता असंतुष्ट हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में खेमेबाजी उजागर, बघेल के नेतृत्व पर जोर देना संगठनात्मक असंतोष, भूपेश की प्रदेश में पकड़ बनाने की कोशिश। ऐसे में रविंद्र चौबे के बयान पर बीजेपी नेता जमकर कांग्रेस की चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। वहीं बैज नेतृत्व पर सवाल उठाने जैसी किसी भी बात से इनकार कर रहे हैं। ये आपस में इनका कितना द्वंद्व है, कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता। पूर्व मुख्यमंत्री जी अलग चाहते हैं, उसके समर्थक अलग चाहते हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अलग चाहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अलग चाहते हैं। तो ये जो आपने जो बयान की बात कही पूर्व मंत्री जी का, ये अंतर्द्वंद को प्रदर्शित करता है। रविंद्र चौबे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और महाज्ञानी नेता है। अगर उनका बयान है तो उनका निजी बयान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने स्पष्ट कहा है कि पिछले बैठक पीएससी की बैठक हुई जब पिछले 7 तारीख को कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रही है। बहरहाल सियासी बयानबाजी के इतर कांग्रेस में कौन बनेगा अगला कप्तान,
ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन रविंद्र चौबे के बयान ने कांग्रेस की गुटबाजी को उजागर तो जरूर कर दिया। रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। तो वहीं इधर छत्तीसगढ़ में सट्टेबाजी पर भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। भूपेश बघेल पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि बघेल पहले आईना देख लें। कांग्रेस राज में सट्टा जाल फैलाने के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए और बीजेपी का यह भी कहना है कि युवाओं को सट्टे से बचाएंगे। ऑनलाइन गेमिंग एवं बैटिंग पर यह पलटवार देखने को मिला है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सट्टेबाजी पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल पर अब बीजेपी ने तीखा हमला किया है, तीखा पलटवार किया है और बीजेपी ने सीधे तौर पर कहा है कि भूपेश बघेल को आईना देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस राज में ही छत्तीसगढ़ में सट्टा का जाल फैला है। और बीजेपी ने यह भी कहा कि युवाओं को सट्टे से बचाना है। हमारे सहयोगी सौरभ तिवारी खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एक और कांग्रेस की अंतरकला, दूसरी ओर लगातार बीजेपी भी कांग्रेस पर कई मुद्दों को लेकर निशाने साध रही है। अब जो मुद्दा है वो सट्टेबाजी का है। कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल को आईना देखना चाहिए, उनकी सरकार में ही सट्टेबाजी जो है वो फल फूल रही थी प्रदेश में। बिल्कुल प्रतिज्ञा, पहले भूपेश बघेल ने सवाल उठाया और अब भाजपा ने उन्हें कड़ा जवाब दिया है। देखिए, सट्टेबाजी का जो पूरा मामला है ये पिछले विधानसभा चुनाव के समय से उठ रहा है, चाहे महादेव सट्टा हो चाहे ऑनलाइन गेमिंग हो। और अब इस पे भाजपा ने पलटवार किया है कि भूपेश बघेल को पहले जवाब देने से पहले आईना दिखाना होगा कि भूपेश बघेल की सरकार में ही जो ऑनलाइन सट्टेबाजी का जो पूरा मामला है ये पूरे छत्तीसगढ़ सरकार में फला फूला है, जबकि भाजपा ने ही सख्त कदम उठाए हैं और पूरे देश में ऑनलाइन जो गेमिंग है या सट्टा है उसको लेकर सख्त कदम उठाए हैं और काम कर रही है, और ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। तो एक बार फिर भाजपा ने भूपेश बघेल पर पलटवार किया है और उन्हें यह भी कहा है कि आपके पुलिस और प्रशासन के नाक के नीचे ही सट्टे को फुलाया गया और छत्तीसगढ़ में सट्टा का जाल फैला। जी बिल्कुल, यानी कि लगातार देखा जा रहा है कि सट्टेबाजी जो है वो कहीं ना कहीं सियासत का एक जो है वो पिक्चर में अब एंट्री ले चुका है और लगातार इस मामले में भी सियासत हो रही है। अब देखना है कि इस मामले में अब क्या कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए अभिषेक। इधर रायपुर में 26 और 27 अगस्त को मांस की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर्व को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। होटलों में मांस मटन विक्रय करने पर कार्रवाई की जाएगी। महापौर मीनल चौबे ने निर्देश जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर 26 और 27 अगस्त को मांस की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी, कि यानी कि आज और कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मांस की बिक्री नहीं होगी। गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर्व को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। होटलों में भी मांस मटन विक्रय करने पर कार्रवाई की जाएगी। महापौर मीनल चौबे ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। और देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे ज्वलनशील मुद्दा है धर्मांतरण, जो अगर राजनीतिक गलियारों में गूंजता है तो सत्ता में तख्ता पलट हो जाता है। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और गलत तरीके से धर्मांतरण कराने वालों के निशाने पर एक बड़ी आबादी है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक सभी आदिवासी बाहुल्य इलाकों में धर्मांतरण का जाल बिछाया गया है। सरगुजा के मैनपाट में कई गांवों के सैकड़ों परिवार ने पिछले कुछ सालों के अंदर ही अपना धर्म बदल लिया। ये इलाका आदिवासी बाहुल्य है और यहाँ के ज्यादातर लोगों में जागरूकता और शिक्षा का अभाव है। जागरूकता और शिक्षा की कमी है, जिसके चलते धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए ये इलाका सबसे सही है। और इन इलाकों में किस तरह धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ये जानने के लिए विस्तार न्यूज की टीम नर्मदापुर ग्राम पंचायत में पहुंची और जब वहां विस्तार न्यूज ने लोगों से बातचीत की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल ने इसकी पड़ताल की है और लोगों से बातचीत की है। छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट में ऐसे कई गांव हैं जहां के लोगों ने अपना धर्म बदल लिया है। उन लोग बीमारी दुख का ही ज्यादातर वजह बता रहे हैं। गांव में भी ये सुनने में आया है कि भाई ये धर्म में आने से माने जो है थोड़ा बहुत जो तबीयत है वो ठीक हो जाता है। इन लोग मतलब ये भ्रम पैदा कर दिए हैं। शुरू से बहुत कर देखे, गुनी मती सब चीज करवा देखे, बाकी गुनी मती में नहीं छूटा। तो यीशु मसीह में हम लोग गया था, तब यीशु मसीह में हम लोग ठीक हैं। हाँ, यीशु मसीह में जितना दिन तो हैं तितना तो ठीक हैं। हिंदू धर्म का पूजा पाठ करते हैं कि नहीं? हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक ही बस प्रभु के करते हैं।
देखिए एक घर है और एक घर का एक हॉल है और इस हॉल के अंदर की तस्वीर आप देखिए, ये माझी जनजाति परिवार का घर है और यहाँ देखिए किस तरीके से धर्मांतरण के लिए हर सप्ताह का जो रविवार का दिन होता है यहाँ पर चंगाई सभा का आयोजन किया जाता है। ये पूरा चंगाई सभा किस तरीके से होता है आप इसको देखिए, इतने बड़े बड़े हॉल होते हैं और यहाँ पर पूरा आयोजन किया जाता है। बीमारी के अनुसार में पलटत है मन कि इसमें बढ़िया आराम होगा। कहा देंगे ही थाली दे रहे हैं क्या? जो बर्तन दे रहे हैं बक्सा पे कीजिए। रोग बीमारी तो अब भाग ही टाइप के बता रही ना। तो वहीं इस मामले में विकार जनरल विलियम उर्रे का यह कहना है कि मेन स्ट्रीम के चर्च धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। चर्च जाने से सभी बीमारी ठीक नहीं होती है। तो वहीं राजीव लोचन महाराज ने कहा है कि वनवासी क्षेत्रों में जाकर भोले भाले गरीबों को झांसा दिया जाता है और गलत तरीके से उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। क्या कह रहे हैं विकार जनरल और राजीव लोचन महाराज, आप वो भी सुन लीजिए। चर्च जाने से बीमारी ठीक हो जाती है, ये मैं 100% इस पर तो नहीं मानता हूँ। हर बीमारी का इलाज प्रार्थना या धर्मांतरण हो, मैं इस पर नहीं मानी। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात में लगे हुए हैं, इस काम में लगे हुए हैं कि लोगों को आकर्षित करने के लिए चंगाई के नाम पर अपनी तरफ बुलाते हैं। ये छोटे छोटे ग्रुप हैं जो मेन लाइन चर्च से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, आर्थिक लाभ के लिए ये करते हैं। ईसाइयों के बीच में प्रचार करें, हिंदुओं के बीच में प्रचार करें तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन विडंबना तब हो जाती है जब आप हमारे भोले भाले निर्धन गरीब जिनको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, ऐसे वनवासी क्षेत्र में जा कर के उन लोगों को अनाज, दाना, पानी, पढ़ाई, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पर आप पहले अपने से जोड़ते हैं, फिर उसके बाद धन का प्रलोभन दे करके उनको उनके धर्म को परिवर्तित कर देते हैं। वहीं इधर छत्तीसगढ़ की माटी के जाबाज लाल, जिन्होंने नक्सलियों का नामो निशान मिटाने की सौगंध ली है। छत्तीसगढ़ पुलिस के 2 बहादुर जवान जो बस्तर की फिजाओं से लाल आतंक खत्म करने के मिशन पर हैं। आज आपको असल जिंदगी के सिंघम की कहानी बताते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, आंखों में अंगार, मूंछों पर ताव और सीने पर बहादुरी के मेडल। ये लाल आतंक की मांद में घुसकर नक्सलियों का सफाया करने वाले सुपर कॉप लक्ष्मण केवट हैं, जो देश के बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में शामिल हैं और लक्ष्मण केवट का नाम सुनकर नक्सली थर्रा जाते हैं। इनके अंदर नक्सलियों को अपनी मौत नजर आती है। अपने जज्बे से लक्ष्मण केवट किस तरह नक्सलियों पर भारी पड़े हैं। नक्सल मोर्चे पर बहादुरी के लिए लक्ष्मण केवट को 6 बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है और इसके साथ ही लक्ष्मण केवट को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक और शौर्य पदक से भी नवाजा गया है। लक्ष्मण केवट न केवल मुठभेड़ में आगे रहते हैं, बल्कि उनकी रणनीति और प्लानिंग की भी पुलिस महकमे में खूब तारीफ होती है। लक्ष्मण केवट के आक्रामक अंदाज को लेकर नक्सलियों ने कई बार पर्चा भी फेंका है और चिट्ठी भेजकर जन अदालत में मौत की सजा सुनाने की धमकी दी गई है। लेकिन इसके बाद भी लक्ष्मण केवट लगातार नक्सलियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हमारे सहयोगी तामेश्वर सिन्हा ने लक्ष्मण केवट से खास बातचीत की है। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट, सुन लीजिए। हमारे साथ उत्तर बस्तर जिले के पखांजूर क्षेत्र के जो है टीआई है लक्ष्मण केवट जी, वो मौजूद है और नक्सल मोर्चे पर इन्होंने काबिले तारीफ काम किया है और 92 नक्सलियों का जो है अब तक इनकाउंटर किया है। स्टार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका पहला इनकाउंटर कहाँ था? ऐसा इनकाउंटर जिसमें से मैंने ऑपरेशन टीम को लीड करना शुरू किया, वो उसका फर्स्ट इनकाउंटर है 23 मार्च 2014, जिस इनकाउंटर में मुझे शासन के द्वारा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। उसके बाद से लगातार बीजापुर, राजनांदगांव और अभी कांकेर जिले में नक्सल ऑपरेशन में मैं काम कर रहा हूं और लगातार सफलताएं मिल रही हैं। और जो केंद्रीय गृह मंत्री जी का संकल्प है मार्च 2026, उसे पूरा करने में जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, इस बीच में इनकाउंटर में ऐसा कोई बड़ा नक्सली जो आपके गोली का शिकार बना हो इस पूरे मुठभेड़ में? जो
अभी लेटेस्ट का देखें तो हम लोग ऑपरेशन किए थे 13 अगस्त को मानपुर और मोहल्ला कांकेर क्षेत्र में, वो क्षेत्र आता है जिसमें एचजेडसी एम है, डीके एचजेडसी, विजय रेड्डी और डीवीसी लोकेश सलाम, जो कि लंबे समय से आरकेबी डिवीजन का संचालन करते थे। ऐसे नक्सलियों को अभी लेटेस्ट में मारे हैं। कांकेर जिले में एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था, ये हापा टोला के आसपास, वो भी माननीय गृह मंत्री के जो डेडलाइन तय होने के बाद ये जो है मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे। तो 16 अप्रैल 2024 को कलपर और हापा टोला के बीच में ये मुठभेड़ हुआ था। उस मुठभेड़ में हमारी टीम ने छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा ऐतिहासिक इनकाउंटर किया, जिसमें हम लोगों ने 29 माओवादियों को ढेर किया। नक्सल सरेंडर लोग हैं, वो लोगों से हम लोगों ने इस संबंध में चर्चा किया और चर्चा करने के बाद जो गलतियां थी उसको कैसे सुधारा जा सकता है। अगर हम नक्सलियों के एम्बुश में फंसते हैं तो उसको प्रैक्टिस में कैसे तोड़ा जा सकता है, उसको हम लोगों ने समझा जाना। और 16 अप्रैल का वो दिन जो ऐतिहासिक रूप से छत्तीसगढ़ के पूरे जवानों के लिए एक उमंग भरा दिन था। कांकेर का ही ऑपरेशन है, जो कि यहाँ से फिर वो नारायणपुर गया, दंतेवाड़ा गया, बीजापुर गया और आज पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का जो लास्ट समय चल रहा, लास्ट अंतिम दिन चल रहा, उसको हम लोग इस दिन में लाने में 16 अप्रैल की घटना का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इधर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में लक्ष्मण केवट जैसे कई जाबाज हैं जो लाल आतंक को धूल चटाने में माहिर हैं। इन्हीं में से एक नाम है इंस्पेक्टर रामेश्वर देशमुख, जिन्होंने अब तक 100 से ज्यादा नक्सल ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और 58 नक्सलियों को मार गिराया है। रामेश्वर देशमुख ने अपनी टीम के साथ मिलकर शंकर राव जैसे बड़े नक्सल लीडरों को ढेर किया है और साल 2012 में सब इंस्पेक्टर रहते हुए रामेश्वर देशमुख एंटी नक्सल अभियान का हिस्सा बने थे। उन्होंने पहले साल ही 3 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया। नक्सल ऑपरेशन में बहादुरी के लिए रामेश्वर देशमुख को 2 बार राष्ट्रपति वीरता मेडल और गृह मंत्री दक्षता सम्मान से सम्मानित किया गया है। नक्सल ऑपरेशन को लेकर क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर रामेश्वर देशमुख, वो भी सुन लीजिए। मैं जैसा कि साल 2012 से अभी तक नक्सल विरोधी अभियान में शामिल रहा हूँ, जिसमें 50 से अधिक माओवादियों को मेरे लीडरशिप में या मेरे नेतृत्व में जो टीम दी थी उनके द्वारा न्यूट्रलाइज किया गया। जैसा कि पिछले साल 16 अप्रैल 2024 को पुलिस और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुआ था, उसमें 29 माओवादी मारे गए थे। वही सबसे बड़ा मुठभेड़ है मेरे इतने साल के कार्यकाल में। कौन कौन बड़े नक्सली थे? एक शंकर राव करके नक्सली था और विनोद गावड़े और उसके अन्य साथी लोग थे जो और अधिक संख्या में थे, जिसमें से 29 नक्सली मारे गए। डर के आगे जीत है, यही हम सोच के चलते हैं, क्योंकि अगर नहीं डरेंगे तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो डरना भी जरूरी है, लेकिन डर के हम लोग डर का सामना करके जब जीतते हैं तो वो उस जीत का जो स्वाद रहता है बहुत मीठा रहता है।